जैसे ही मैं सीमा को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा रोज की तरह वही बैगनी जोड़ा नीतीश की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मेरा और नीतीश का छत बिल्कुल मिला हुआ था। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत नांगी और तार पर टंगे कपड़ों को हाथ लगाकर देखा तो वह ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे। उसमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को पीठ से ही फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तरपाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लग रही थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ गाड़ी दौड़ाई। मुझे सच्चाई का पता लगाना था। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे ही मैं सीमा के घर पर दरवाज़ा खटखटाया तो सीमा ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच से ही फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशोबास को खो बैठा था और बिना सोचे समझे सीमा के गल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और चकरा कर नीचे गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी, माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह से चिल्लाने पर सबके सब इकट्ठा हो गए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ, मैं चिल्लाया। क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में ही आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी। आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? मैं उसकी तरफ इशारा करते हुए बताने लगा। मगर बेटा, इसने किया क्या है? मेरे सास ससुर मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछे, अंकल, इससे पूछें कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा था। मेरी बातों से वो सब चौंक कर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंस कर फटी है। बेटा, वो सब एक साथ जवाब देकर मुझे बताने लगे और सीमा अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और सीमा को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सीमा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ, क्या चक्कर है तुम्हारा नीतीश के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं अभय? वो चीखने लगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है? आप आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? वो चिल्लाई। लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निकाल लेता। मगर वो लगातार इनकार करते जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। मैंने अचानक देखा कि पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी। उसमें उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही सीमा को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बैठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चलने के बाद पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में सीमा की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। मेरा पति पागल है। पहले दिन से इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। सीमा पुलिस को बताए जा रही थी और मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी? मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और सीमा ने मेरी खबर तक नहीं ली थी और मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी पुलिस को उसने बताया था। मैं एक दिमागी मरीज़ हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं और तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात तो यह थी
चौंकने वाली बात तो यह थी कि उस रात पुलिस को नीतीश ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। आश्चर्य के वार पे वार हुए जा रहे थे। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीमा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन के बाद मेरे मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे, तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर उनसे पूछा। तो मुझे समझाने लगे, देखिए मिस्टर अवै, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। वो आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांस बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनाई पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, और देखो न जाने क्या सदमा लगा कि अपने होश हवास को खो बैठा। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी नर्स से कहा, जब मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मेरी समझ के परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ते हो चुका था। जब मुझसे मिलने कोई आया, मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा, तो वहाँ नितेश और सीमा को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ भय, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया। तुम्हें साइली याद है? अचानक उसने पूछा। कौन साइली? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी साइली भला? क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इसके जाल में फंसाया होगा, जिसमें एक लड़की साइली भी थी, जो मेरी छोटी बहन थी, और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल की थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई, लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, और अब तक वो सिर्फ दवाओं के सहारे जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था, तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर मुझे एक दिन साइली की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था, और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया था। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। सीमा, जो मेरे ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, इसलिए मैंने सीमा को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना न रहा था जब तुमने सीमा को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम सीमा जैसी लड़कियों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और तुमने सीमा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरे छत पर पड़ गई, जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने सीमा को कुछ दवाइयाँ भी दी थी, जिसे तुम अपना होश खो बैठो, ताकि हर कोई तुम्हें पागल समझे। यह सब बताते हुए वो मुझे बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि सीमा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे यह सब कुछ याद आने लगा। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नर्म स्वभाव का बंदा था, और यह सब नितेश की दी हुई दवाई का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे, और आज भी मैं पूरे होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला
और बोला, साइली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। साइली और मैं क्लासमेट थे। साइली जिस अभय को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो साइली से कभी भी हाई भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के अभय के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज़ एक नई लड़की को फंसाया करता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि साइली ने यूनिवर्सिटी क्यों आना बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने साइली की डायरी में अभय नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से मैं जो अभय था वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देखकर मुझे समझ लिया कि मैं ही वो अभय हूँ और आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि साइली के साथ कौन होता था। और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी जो मैंने की भी नहीं थी। मेरी कहानी सुनकर नितेश और सीमा सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए थे और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। नितेश और सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपना वकील से बात की और उन दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन सीमा ने गरीबी में आकर ये ऑफ़र कबूल किया था। अपने बीमार पिता की दवाई और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी। अपने बदले की आग में आकर ये सब चीज़ किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने सीमा को इतना इंतज़ार करते हुए पाया। तुम यहाँ? हाँ अभय, मैं अपनी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है, जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आप जैसा इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। लगते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके लिए एक एक आंसू की तरह पिघल जाता। वो अब भी मेरी महबूबा थी। मैंने उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाया। पूछे, सीमा, अगर तुम वाकई में किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना, मैं भी एक इंसान हूँ। शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँगा। मेरी बातों पर फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि सीमा को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरी जान और सम्मान वापस दिलाया था, वरना एक गलत फैमिली के आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जा रही थी। कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझकर कर लेना चाहिए। तो भाइयों और तो हमारी आज की पूरी कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरा स्टोरी नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।